हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब आफियत से होंगे। क्लास आज के इस एपिसोड में हम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक टेम्पलेट ओपन किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट पेज एज इट इज़ रहेगा। जस्ट आपने अपना प्रोजेक्ट टाइटल यहाँ पे रिप्लेस कर देना और ग्रुप मेंबर्स के नेम विद रजिस्ट्रेशन नंबर। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ये सबमिशन स्टेटमेंट है, सर्टिफिकेट एज इट इज़ रहेगा। इसमें भी आपके ग्रुप मेंबर के नेम, सिग्नेचर, वही चीज़ें होंगी। नेक्स्ट आ जाए डिक्लेरेशन। ये स्टेटमेंट भी एज इट इज़ यूज़ की जा सकती है। आपने डिक्लेयर करना है कि भाई मैंने कॉपीराइट मटेरियल यूज़ नहीं किया, ये सब मैंने रिसर्च की थी और ख़ुद की मेहनत है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, वो इस पर प्लेजरिज्म रिपोर्ट भी अटैच कर देते हैं। आपने ऐसा कुछ नहीं करना, उसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये स्टेटमेंट है, एज इट इज़ यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट भी सेम रहते हैं सबके। आपने एक्नॉलेज करना है कि किस किस ने आपकी हेल्प की, बस यही है। अब्स्ट्रैक्ट में समरी हो गई आपके प्रोजेक्ट की। अब ये समरी आपको कैसे मिलेगी? मिसाल के तौर पे आपका प्रोजेक्ट है फूड का, तो आप गूगल से फूड की समरी ले सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट है डॉक्टर का, तो आपको उसकी समरी मिल सकती है। हाँ, इतनी सेंस आप में लाजमी होनी चाहिए कि जब आप गूगल से कोई कंटेंट उठा रहे हैं तो उसमें आप चेंज कर सकें। चेंज इस सेंस में कि अगर कोई ऑकवर्ड लाइन लिखी हुई है, कोई फजूल मटेरियल यूज़ हुआ है जो कि बिल्कुल रॉ मटेरियल है, तो वो आप निकाल सकें। ठीक है, इतनी सेंस आप में होनी चाहिए, बात समझ आनी चाहिए। ऐसे लगे कि जो लैंग्वेज है वो आपकी अपनी लैंग्वेज है, बहुत सख्त लैंग्वेज, जो फास्ट लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। बस ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। उसके बाद गाइस टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट की मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये आपने ऑटो जनरेट करना। मिसाल के तौर पे ये एक डॉक्यूमेंटेशन है मेरे पास, तो इसका ये टेबल ऑफ कंटेंट है। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो मैं वहाँ पे स्विच कर चुका हूँ। तो ये ऑटो जनरेट होना चाहिए, आपका टेबल ऑफ कंटेंट काम करना चाहिए। तो ये एंड पे लिया जाता है। मिसाल के तौर पे आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर ली, देन आप एक या दो क्लिक से ना, वो MS वर्ड इतना आपको आना चाहिए, सिर्फ एक या दो क्लिक के साथ आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, जो ऑटो होगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई है। इसके बाद गाइस लिस्ट ऑफ टेबल्स है। लिस्ट ऑफ टेबल्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, लिस्ट ऑफ टेबल्स है। इस तरह आपने लिस्ट ऑफ टेबल्स लेके आनी है। लिस्ट ऑफ टेबल्स के बाद लिस्ट ऑफ फिगर्स हैं। आपने अपने प्रोजेक्ट में कोई भी जो फिगर्स यूज़ किए हैं, आपने उनकी लिस्ट लेके आनी है। देखें, तो ये भी बिल्कुल टेबल ऑफ कंटेंट की तरह ही काम करनी चाहिए। अगर मैं क्लिक कर दूँ तो मैं वहाँ पे स्विच कर जाऊँ। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर चैप्टर अरेंजमेंट्स हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन का चैप्टर होगा, बैकग्राउंड का, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस का, सिस्टम डिज़ाइन का, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन और यूज़र मैनुअल। ये 6 चैप्टर्स होंगे हमारे पास। बट गाइस ये ध्यान रहे आपका कि चैप्टर हेडिंग्स जो है ना हमारे पास, चैप्टर हेडिंग 16 पे होनी चाहिए और बोल्ड होनी चाहिए। मेन हेडिंग 14 पे, यानी कि चैप्टर हेडिंग से मराद जो हम कहते हैं चैप्टर 1, 2, 3 दिस एंड डैट, जैसे इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें होगी। मेन हेडिंग आपके पास 14 और बोल्ड, सब हेडिंग 12 बोल्ड, और टेक्स्ट आपका होना चाहिए 12 रेगुलर। ये आपने दिन मार्जिन भी उसने बता दिया, अगर टॉप और बॉटम से ये मार्जिन रखना है, राइट और लेफ्ट से ये मार्जिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नो बॉर्डर, हेडर और फुटर शुड बी यूज्ड इन द रिपोर्ट। आप बॉर्डर यूज़ नहीं कर सकते। टॉपिक एंड सब टॉपिक ऑफ द ऑल रिपोर्ट शुड बी प्रॉपरली नंबर्ड एंड पैराग्राफ शुड बी प्रॉपरली इंडेंटेड। इंडेंटेड का मतलब क्या होता है कि अगर ये देखें, ये मैंने हेडिंग दी है ना, और अब इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब चैप्टर अरेंजमेंट्स और यहाँ तक देखें, यहाँ तक डिस्टेंस है कि नहीं, ये इंडेंट कहते हैं, इसे हम इंडेंटेशन कहते हैं। ये मेंटेन होनी चाहिए। जैसे नेक्स्ट पेज और ये टेबल ऑफ कंटेंट में स्पेस है ना, इसको इंडेंटेशन कहते हैं। तो कहते हैं ये मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, इंडेंटेशन प्रॉपरली आपने यूज़ करनी है। पेज नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर से आपकी पेज नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए। द टोटल रिपोर्ट शुड कंटेन 60 to 80 पेजेस, मतलब 60 से 80 पेजेस होने चाहिए आपके इस रिपोर्ट के। ठीक है, ये ओवरव्यू था। अभी तक आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, कुछ समझ नहीं आई होगी। अब मैं चलता हूँ आपको एक सेकंड एग्जांपल की तरफ लेके। ठीक है गाइस, बाकी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, वो मैंने आपको बता दी हैं। टेबल ऑफ कंटेंट पे आ जाते हैं। ये है जी टेबल ऑफ कंटेंट। चूँकि आपने एंड में क्रिएट करना है, वो मैंने आपको बता दिया, वो MS वर्ड में ये फीचर मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको टॉपिक समझाने लगा हूँ कि कैसे आपने टॉपिक लिखने हैं। तो सबसे पहले गाइस इंट्रोडक्शन है, बैकग्राउंड है और ओवरव्यू है। ये आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है।
इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए एक पैराग्राफ का, और उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसको आप एक दफ़ा रीड कर लें। जैसे ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट का ये जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है। इसी तरह आप फूड के रेलिवेंट, टूरिज़्म के रेलिवेंट, लाइब्रेरी के रेलिवेंट, यही कुछ बातें आप लिख सकते हैं। और ये भी एक मैं बात बताऊँ आपको, इंटरनेट से ये मटेरियल मिल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। और अगेन वो बात कह रहा हूँ, राइटिंग आसान होनी चाहिए, ऐसी राइटिंग लगे कि आपने खुद लिखी है, बस ये सेंस आपने देनी है उसमें। तो इंट्रोडक्शन का आपने छोटा सा पैराग्राफ लिख लेना। इसके बाद आ जाए बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड पे गाइस आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है, फिर आपने सोल्यूशन बताया है। मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने ऑनलाइन डॉक्टर की प्रॉब्लम ये लिखी कि भाई लोग इंतज़ार करना पसंद नहीं करते। दूसरी रीज़न क्या थी, लोग कोविड के डेज़ में मिल नहीं सकते किसी से, ठीक, और इतना वेट करें फिर मिलें। तो आप समझ पा रहे हैं प्रॉब्लम, तो आपने प्रॉब्लम कोई भी उठा के लिख देनी और उसका सोल्यूशन लिख देना कि भाई ये प्रॉब्लम थी और इस चीज़ का हमने सोल्यूशन अपने प्रोजेक्ट में दिया। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं, ये इग्नोर की भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे ना, तो आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के भी नंबर्स होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं है कुछ नहीं, मेरे मुताबिक तो 50 नंबर्स इसके होते हैं, 50 आपके प्रोजेक्ट के होते हैं, मेरा ख्याल ये कहता है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने टेबल बना लेना है। तो कंपैरिजन करना है किस चीज़ का, एग्जिस्टिंग सिस्टम का और प्रपोज सिस्टम का। प्रपोज सिस्टम क्या होता है कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं ना, जो आपने रेडी किया, इसको हम कहेंगे प्रपोज। और एग्जिस्टिंग सिस्टम जो मार्केट में ऑलरेडी इन है। तो आप कोई भी गूगल से अपने प्रोजेक्ट के रेलेवेंट कोई एक प्रोजेक्ट उठा लें और उसका लिंक आपके पास, आपके जहन में होना चाहिए। आप उसका बेशक नाम लिख लें और बताएं कि इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ थी, ये वीकनेस थी, हमने इस वीकनेस को दूर करके अपने प्रोजेक्ट में ऐसे काम किया। ये आपकी थोड़ी सी रिसर्च होगी। आप एक या दो वेबसाइट को विज़िट करें और उनमें कोई भी दिक्कत आपको हो रही है ना, हल्की सी भी दिक्कत हो रही है, यानी कि रजिस्ट्रेशन के मामले में अगर कोई वेबसाइट आपको रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ले रही है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि यूज़र जो है ना वो तंग आता है इस चीज़ से, हमने इस चीज़ को दूर करते हैं। कोई भी ये अच्छी बात अगर करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, इससे कोई प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट नहीं होगा। हाँ, इफ़ेक्ट इंप्रेशन लूज़ करने के लिहाज से हो सकता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, बट आप करें। प्रपोज सिस्टम और एग्जिस्टिंग सिस्टम में कंपैरिजन करना है आपने, बस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी, सोल्यूशन बता दिया, और इसी में आप वाई बता सकते हैं कि भाई वाई, क्यों हम ये प्रोजेक्ट क्यों लेके आ रहे हैं, ये आपका डिस्कस हो जाएगा बैकग्राउंड में। उसके बाद ओवरव्यू आपने दे देना। तो ओवरव्यू आपने प्रपोजल में भी दिया था अपने प्रोजेक्ट का, 2 से 3 लाइंस का। जस्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। स्कोप कहते हैं कि स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में आपके प्रोजेक्ट के फीचर्स, फंक्शंस और लिमिटेशंस, ये 2 चीज़ें आ जाएंगी। प्रपोजल में हमने जो फीचर्स लिखे थे ना, वही फीचर्स यहाँ पे आएंगे भाई स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव में। लेकिन अब आपने इनको एक पैराग्राफ की फॉर्म पे लिखना है। पैराग्राफ में वही ऑब्जेक्टिव एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देंगे, तो आपका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव यानी कि आपके प्रोजेक्ट के जो फीचर्स हैं वो चीज़ें हो जाएंगी। असाइनमेंट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये आप ना भी लिखें तो गुजारा चल सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास आपको पता है रोल्स होते हैं, एडमिन का रोल होता है, कस्टमर का रोल होता है। अगर डॉक्टर अपॉइंटमेंट की बात करें तो उसमें डॉक्टर का भी रोल होता है। तो आपने बता देना कि भाई एडमिन, और एडमिन क्या कर सकता है, प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और असाइनमेंट है ना उसकी। पेशेंट लॉगिन हो सकता है, कस्टमर लॉगिन हो सकता है, वो पेमेंट कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। एडमिन कैटेगरी ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, डिटेल चेक कर सकता है, हिस्ट्री चेक कर सकता है। ये होगी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद है प्रोजेक्ट स्केजुअल। प्रोजेक्ट स्केजुअल मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखें, ये गैंट चार्ट है, इसको हम गैंट चार्ट बोलते हैं, और ये एमएस प्रोजेक्ट एक सॉफ्टवेयर है, उससे बनता है। लेकिन इसको बिना ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। आप रैंडमली कहीं से उठा भी सकते हैं, या चाहें तो आप बना भी सकते हैं। यानी कि इसमें यह है कि जैसे हमारे पास होते हैं ना SDLC के फेजेस होते हैं, जैसे मतलब एनालिसिस, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो आपने बता दिया कि भाई मैंने 10 डेज़ में ली, और यहाँ से मैंने मतलब मंडे और सेकंड मंथ था, 22 डेट थी 2021 में मैंने स्टार्ट किया, और फिनिश मैंने इतने में किया। यानी कि ये एक्टिविटी, और साथ आप ये ना चार्ट के थ्रू दिखा भी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेज़ था वो मैंने इतने दिन में किया, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे ख़त्म किया, ठीक है।
तो ये बातें मतलब आपने एसडीएलसी की जो एक्टिविटीज़ आपने बताने हैं कि भाई मैंने कोडिंग इस डेट को स्टार्ट की, इस डेट को ख़त्म की और मैंने इतने दिन लगाए, ये प्लानिंग होती है ना हमारे पास, ये स्केजूल है। तो ये स्केजूल आप रैंडमली उठा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। जितने भी एसडीएलसी के फेजेज हैं वो आपने बताने हैं, कितने दिन आपने लगाए, कब स्टार्ट किया, कब ख़त्म किया, तो ये रैंडमली होगा। ये नहीं कि आपने इसमें जो है ना वो एग्जैक्ट बताना है। आप 4-5 मंथ का लें ड्यूरेशन और उसके मुताबिक हर एक्टिविटी को एडजस्ट कर लें। इसके बाद गाइस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, आपने टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ की, टूल कौन से यूज़ किए। जैसे हम लोगों ने टेक्नोलॉजी की बात करें तो विजुअल स्टूडियो यूज़ की, ठीक है। लैंग्वेजेस हमने कौन सी यूज़ की जी, ASP.NET यूज़ की, हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज़ की। आपने केस टूल यूज़ कौन से किए, केस टूल कहते हैं जो MS वर्ड हमने यूज़ किया, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, केस टूल, टेक्नोलॉजीज़, आपने ये सब चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में आ जाएंगी। ये सब टूल के बारे में आपने बता देना, ठीक है जी। नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पे गाइस आपने दो चीज़ों को हाईलाइट करना है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब आपको पता है इस चीज़ का कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी होती हैं, फंक्शनल कौन सी होती हैं। जैसे मैं आपको पता है अगर कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट जो रिलीज़ हो रही है उसको हम फंक्शनल कहते हैं, यानी कि जो हो रहा है उसको हम फंक्शनल कहते हैं। जैसे यूज़र रजिस्टर करता है, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब यूज़र रजिस्टर कितनी देर में हो रहा है, कितनी देर में उसको सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है, ये नॉन फंक्शनल है। अगर वो पासवर्ड भूल जाता है तो क्या वो रिकवर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये नॉन फंक्शनल है, ठीक है। यानी कि यूज़र का पासवर्ड देना फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, अगर वो पासवर्ड भूल जाता है तो अब वो रिकवर कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। फंक्शनल में आपने डाटा स्टोर कर लिया, अब अगर डाटा लॉस हो जाता है तो हम रिकवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ। सिक्योरिटी, आपकी वेबसाइट कितनी सिक्योर है, ये नॉन फंक्शनल है। रिलायबल कितनी है, ये नॉन फंक्शनल है। अभी मैं आपको ना इसकी एग्जांपल दिखा देता हूँ, फंक्शनल की और नॉन फंक्शनल की, ठीक है। और ये कैटेगरीज आपने बना लेना। ये जो उसने लिखा हुआ ना कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, ये एस्पेक्ट हैं जी, एडमिन एस्पेक्ट से बताएं, यूज़र एस्पेक्ट से बताएं, अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर एस्पेक्ट से बताएं। लेकिन आप इन सब चीज़ों को एक ही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो मैं आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। अच्छा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये देखें, यूज़र मस्ट बी रजिस्टर, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यूज़र मस्ट वेरीफाई, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। यूज़र मस्ट लॉग इन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यूज़र शुड प्रोवाइड एग्जैक्ट लोकेशन, फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो आपके देखा जाए तो जो आपके फीचर है फंक्शंस के, सिस्टम के, वही फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसके बाद फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो चेंज होंगी आपके प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, जो आपने ऑब्जेक्टिव दिए होंगे आई थिंक उसी के मुताबिक होंगी, बल्कि आई थिंक नहीं, उसी के मुताबिक ही होती हैं। आपके प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, 10-12 ऑब्जेक्टिव हैं ना आपके, तो उसके मुताबिक ही आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट लेनी है। नेक्स्ट आ जाए जी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये यूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी, इफेक्टिवनेस, ये सेम होती हैं। इनका फंक्शनल आप अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से लेंगे और नॉन फंक्शनल आप सेम यूज़ कर सकते हैं कहीं से भी उठा के। तो ये मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आप कौन कौन सा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट और फंडे का ज़रूर पता होना चाहिए। इफेक्टिवनेस, यूजेबिलिटी और ये आपने एक्यूरेसी, ये आपने कहीं से मटेरियल यूज़ करना, लेकिन पर के, अगेन पर के, ये ना होगा वो उसमें से क्वेश्चन करे तो आपको पता ही ना हो कि आपने खुद क्या लिखा हुआ है। जैसे प्रपोजल के वक्त आपको अपनी ही डॉक्यूमेंटेशन का नहीं था पता कि हमने क्या लिखा हुआ है। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर मटेरियल उठाने में हर्ज नहीं होता, लेकिन पर के उठाया करें, अपने मटेरियल को पर लिया करें एक दफ़ा, बस इतनी छोटी सी बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको फंक्शनल और नॉन फंक्शनल आपने बिल्कुल ऐसे ही मैनेज करनी है। नेक्स्ट आ जाता है जी एनालिसिस पे। अब ये क्या है जी, डोमेन मॉडल। डोमेन मॉडल क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। डोमेन मॉडल गाइस आपके जैसे क्लास डायग्राम में ना वैसी ही होती है, बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये देखें, ये डोमेन मॉडल, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। जैसे आपकी क्लास डायग्राम होती है ना, क्लास डायग्राम मैं आपको बता सकता हूँ, आपको पता है हमने एसक्यूएल सर्वर में वो डायग्राम्स क्रिएट कर लेते हैं, वो मैंने आपको बताई भी थी। तो वो जो डायग्राम में आपको पता है हमें टेबल, इस इवन आपके विजुअल स्टूडियो पे भी जो हमारे पास मॉडल ATM Max है उसमें सारी डायग्राम इस तरह की नज़र आ रही होती है ना आपको, तो वही आप लिखते हैं बेशक, बट इस अंदाज में था। जैसे वहाँ पे टाइप आपके पास टेबल था ना डॉक्टर का,
इसी तरह एडमन का, इसी तरह आपके पास था पेशेंट का। अगर मैं फूड की बात करूँ तो आपके पास कस्टमर का था, तो एडमन का था, प्रोडक्ट का था, कैटेगरी का था। तो ये वैसे ही आपने टेबल लेके, तो नीचे आप देख रहे हैं कि उस टेबल के जो एट्रीब्यूट थे वही लिखे हुए हैं, जैसे एडमन की आईडी, एडमन नेम, पिक्चर, ईमेल। तो ये कितनी सिंपल चीज़ें आपको नज़र आ रही है। रिलेशन गाइस उसमें बने होते हैं ऑलरेडी, उस डायग्राम में आपको पता चल जाएगा कि ये 1 to 1 रिलेशन है, 1 to many रिलेशन है, कार्डिनलिटी जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो ये डोमेन मॉडल बेसिकली क्लास डायग्राम ही है, लेकिन फ़र्क कितना होता है कि क्लास डायग्राम में आपको पता है, हम बताते हैं कि ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है, सही है। उसमें हम लोग बताते हैं कि ये मेथड है क्लास के, ये क्लास का फंक्शन है। बट ये चूँकि एक हिसाब का समझे कि डाटाबेस की डायग्राम की तरह ही होती है, जैसे विजुअल स्टूडियो में हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये सिंपल है किससे, क्लास डायग्राम से, बाकी होती है क्लास डायग्राम की तरह। ठीक है, तो ये डोमेन मॉडल मैंने एग्जांपल दिखा दिया, भी बना बना आपको मिल सकता है। या हाँ, अगर आपने ये बनाना है तो MSVUA पे बना सकते हैं, VISIO MSVUA पे। ठीक है, ये आपने बना सकते हैं। इसके बाद स्टेक होल्डर इग्नोर करें, यूज़ केस मॉडल और सिनेरियोस, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद यूज़ केस डिस्क्रिप्शन और सिनेरियोस वाला, ठीक है, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको जी। तो गाइस ये एग्जांपल देखें आप यूज़ केस डायग्राम की। ठीक है, अब यूज़ केस डायग्राम में क्या हमारे पास एक्टर होते हैं, जैसे डॉक्टर एक एक्टर है, पेशेंट और एडमन। अगर मैं फूड की बात करूँ तो इसमें एडमन और क्लाइंट या कस्टमर दो ही एक्टर होंगे ना। तो आपके भाई कितने एक्टर हैं प्रोजेक्ट की आपको पता होगा, सबको पता होता है। अब इसके बाद यूज़ केस है, ठीक है, जैसे एडमन क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है स्पेशलाइजेशन को। जैसे फूड की बात करें तो एडमन क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है कैटेगरी को। साइन अप, मैनेज हॉस्पिटल, मैनेज पेशेंट, रिजेक्ट, मैनेज डॉक्टर, जनरेट रिपोर्ट। हमने तो शायद रिपोर्ट वाले काम नहीं किए, लेकिन लॉगिन का काम किया हुआ हमने, ईमेल, पासवर्ड, लॉग आउट का काम किया हुआ, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट का काम किया हुआ हमने। ठीक है जी, व्यू अपॉइंटमेंट, जी हम अपॉइंटमेंट को देख सकते हैं, मैनेज पेशेंट, ये सब चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। अब इसमें आपको पता होना चाहिए एक्टर क्या होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा यूज़ केसेस हमारे, यानी कि यूज़ केस फीचर्स ही होते हैं, फंक्शंस ही होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के। जैसे साइन अप होना एक फंक्शन था, यूज़ केस है। इसमें इंपॉर्टेंट बात एसोसिएशन लाइन्स हैं, ठीक है। इसके बाद इनमें डिपेंडेंसीज हैं, दो डिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाइवा में पूछी जाती हैं। इंक्लूड क्या करती हैं और एक्सटेंड क्या करती हैं। जैसे साइन अप है ना, और साइन अप इंक्लूड किसके साथ है, मेक पेमेंट। तो पेमेंट आप बिना साइन अप के नहीं कर सकते। आपको भी पता है कि हम जब प्रोजेक्ट में हमारा कस्टमर पेमेंट की तरफ जाता था तो हम उसको साइन अप पहले करवाते थे। तो भाई इसको मैंने इंक्लूड कर दिया कि पेमेंट तब होगी जब साइन अप होगा। तो डिपेंड हो गया ना साइन अप, सॉरी पेमेंट डिपेंड होगी ना किस पे, साइन अप पे। तो ये इंक्लूड है। एक्सटेंड जैसे मैनेज स्पेशलाइजेशन, एक्सटेंड किया हुआ है डिलीट को, डिटेल को, ऐड को। तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, एक्सटेंड करना मतलब इंडिपेंडेंटली काम कर रही होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो एक्सटेंड और इंक्लूड का काफ़ी पूछा जाता है। एसोसिएशन लाइन, यूज़ केस और एडमन। अच्छा, ये थी आपकी डायग्राम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्क्रिप्शन और सिनेरियोस। और ये डायग्राम आपने MSVU पे बनानी है सारी, वो मैंने आपको बता दिया, बना सकते हैं और बनी बनाई बिठा सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें होनी चाहिए जो आपका प्रोजेक्ट कर रहा है। थोड़ा सा आप सोचें तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका प्रोजेक्ट क्या क्या कर रहा है। जो नहीं कर रहा वो यहाँ पे आपने नहीं लेना जी। अच्छा गाइस, यूज़ केस डायग्राम ओवरऑल बन गई ये वाली। अब यूज़ केस कौन सा है, साइन अप का। यूज़ केस कौन सा, मैनेज हॉस्पिटल। यूज़ केस कौन सा, मैनेज पेशेंट। इन सब की 1 by 1 डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये बात, जितने यूज़ केस है ना यहाँ पे, सबकी लॉग आउट की डिस्क्रिप्शन, रजिस्ट्रेशन की डिस्क्रिप्शन, पेमेंट की डिस्क्रिप्शन। ओके, जितने यूज़ केस हैं सबकी डिस्क्रिप्शन होगी। तो उनमें से एक की मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ इन सब यूज़ केसेस में से। ये है जी एक यूज़ केस रजिस्ट्रेशन वाला, रजिस्ट्रेशन यूज़र का। अगेन इसमें साइन अप को हम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं ना, तो सब के सब पे आपने लेने हैं रजिस्ट्रेशन पे। यूज़ केस आईडी कोई भी दे लेंगे, आप पे डिपेंड करता है। UC01 दे दिया, ये कोई भी नाम रख सकते हैं। यूज़ केस नेम, नाम भी आपकी मर्ज़ी का भाई, कोई भी नाम रख सकते हैं आप। तो रजिस्ट्रेशन से उसने रजिस्ट्रेशन ही रख दिया। एक्टर, रजिस्टर कौन कौन हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक, आपके मुताबिक एडमिन भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, पेशेंट भी हो सकता है, एडमिन भी हो सकता है। तो एक्टर मीन कौन कौन रजिस्टर हो सकता है, आपने यहाँ बता देना। यूज़र, रजिस्ट्रेशन ऑफ यूज़र, सिंपल यही लाइन रहेगी हर दफ़ा। कंक्लूजन,
दे कैन बी रजिस्टर्ड बाय द यूज़र टू बिल्ड एन अकाउंट टू परफॉर्म देयर डिज़ाइन एक्टिविटीज़ अकाउंट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, वो बता रहा है कि भाई आपने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है ना, तो आपके लिए साइन अप का होना, रजिस्टर का होना ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको भी पता ही, कोई भी लाइन लिख सकते हैं आप, ये सेम लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्टर की टाइप्स होती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, इसने थोड़ी सी गड़बड़ की है, वैसे मैं आपको फंडा समझा देता हूँ। प्राइमरी एक्टर होते हैं आपके जैसे डॉक्टर, पेशेंट, एडमन। ठीक है, एग्जाम्पल मैं एक प्रोजेक्ट की ले रहा हूँ, बाकी लोग इसको समझ सकते हैं। तो बाकी के जो एक्टर्स हैं जो जिनको सिस्टम यूज़ करता है वो सेकेंडरी होते हैं। ठीक है, जिनको सिस्टम यूज़ करता है, ऑटोमेटिक यूज़ हो रहे होते हैं। तो प्राइमरी मेन ही होते हैं, ये तीन होते हैं। तो वैसे उसने एक लाइन लिख दी है कन्फ्यूजन वाली, आप यही लिख सकते हैं सेकेंडरी लॉगिन यूज़ केस इज़ इंक्लूडेड। ये ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, वैसे मैंने आपको बता दिया प्राइमरी एक्टर्स हमारे पास कौन से होते हैं। ठीक है, वैसे आप लिख भी सकते हैं, टाइप्स लिख दें प्राइमरी एक्टर यहाँ पे नीचे, और लिख दें जी इस केस में टीचर और स्टूडेंट ही होंगे। नेक्स्ट है जी एक्टर एक्शन और रिस्पॉन्स, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यूज़र प्रेस द रजिस्टर बटन, आपको भी याद होगा हम लोग करते थे लॉगिन पे जाने के बाद हम कहते थे कि भाई अगर इफ़ यू नॉट रजिस्टर देन साइन अप, तो वो साइन अप का पेज, तो ये वहाँ साइन अप से बात स्टार्ट कर रहा है। यूज़र प्रेस द रजिस्टर बटन, आप कह सकते हैं यूज़र प्रेस द साइन अप बटन। क्या होगा उसके बाद, ये एक्टर ने एक्शन लिया, एक्शन का रिजल्ट पेज ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी डिस्प्लेड। तो जब यूज़र साइन अप के पेज पे क्लिक करता है तो आपको पता है साइन अप की सारी फॉर्म वो फील्ड्स ओपन हो जाते हैं कि भाई अपना फर्स्ट नेम बताओ, लास्ट नेम बताओ, पासवर्ड बताओ। नेक्स्ट फिलिंग द इंफॉर्मेशन, यूज़र ने ये रिक्वेस्ट भेजी रजिस्टर करने के लिए, पेज ओपन हुआ, यूज़र ने उस पेज में फील्ड ओपन करनी, फर्स्ट नेम बता दिया, लास्ट नेम बता दिया, पासवर्ड बता दिया। इंफॉर्मेशन इज डिमॉन्स्ट्रेट बाय सिस्टम। ठीक है, सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन है वो डिमॉन्स्ट्रेट की जाएंगी। उसके बाद यूज़र क्या करेगा, बटन सबमिट का बटन प्रेस करेगा और सारा डाटा स्टोर हो जाएगा। तो ये आप दो भी लिख सकते थे आप इस तरह, तो समझ पा रहे हैं। पहले रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स आया, नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स आया, नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजी, रिस्पॉन्स आया। तो ये आप खुद तैयार कर सकते हैं। अल्टरनेटिव फ्लो क्या है कि भाई अगर पर्सन ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो एरर आ सकता है। तो ये भी आपको ना यूज़ केस डिस्क्रिप्शन बने बनाए मिल सकते हैं। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन वही बात के सेंस के साथ। तो ये रजिस्टर यूज़र का था जो यूज़ केस। अब इसके बाद लॉगिन का यूज़ केस होगा, और वो मैंने आपको भी बता दिया ना कि जितने यूज़ केस हैं भाई सबकी डिस्क्रिप्शन होगी और इसी मेथड के साथ होगी। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दी हुई है, समझा भी दी है। नेक्स्ट भी देखें वही है। अब प्रोफाइल मैनेज किया, रिव्यूज़ रेटिंग किया, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, सबकी डिस्क्रिप्शन आएगी। फ्लो ऑफ सिस्टम, फ्लो चार्ट डायग्राम आपने आधे जी। ठीक है, आपको पता है इसमें सॉरी गैस, आपको पता है इसमें 0 लेवल, कॉन्टेक्स्ट लेवल और 1 लेवल 2 लेवल भी होते हैं। तो आप कोशिश करें कि 1 लेवल भी बना दें, नहीं तो फिर 0 लेवल भी काफ़ी। जैसे मैंने आपको ये फ्लो चार्ट की एग्जांपल दिखा दी हुई है। ये वैसे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इन चीज़ों पे, क्योंकि अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर सारी पढ़ी हुई है, तो वही चीज़ें हैं। इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है, सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर की चीज़ें आप पढ़ के डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद फ्लो ऑफ सिस्टम, आपने फ्लो चार्ट डायग्राम बना देनी है। सिस्टम सीक्वेंस मॉडलिंग। अच्छा, दूसरी चीज़, हम यूज़ केस क्यों यूज़ करते हैं? यूज़ केस इसलिए यूज़ करते हैं कि हम एक्टर और सिस्टम की इंटरेक्शन देखना चाहते हैं। अगर कोई सवाल होगा तो आपने ये बता देना, सिस्टम और एक्टर की इंटरेक्शन। फ्लो चार्ट क्यों यूज़ करते हैं? असल जो फ्लो है ना सिस्टम का, वो फ्लो चार्ट बताती है आपका सिस्टम का फ्लो किस तरफ है। सिस्टम सीक्वेंस मॉडलिंग क्या करती है, मैसेज किस सीक्वेंस से पास होता है, यानी कि अभी हम डायग्राम पे जाके भी देख लेंगे, मैसेज का सीक्वेंस ये बताती है। डोमेन मॉडल आपकी डेटाबेस को एक्सप्लेन कर रही होती है। तो ठीक है, ये इनकी रीज़न थी। अब सिस्टम सीक्वेंस मॉडलिंग में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जी। ये गाइस जो है ना हमारे पास सीक्वेंस डायग्राम है। ये अब आपने डायग्राम्स बनाने हैं। और एक और अगेन बात, आपने जिस तरह यूज़ केस बनाया ना, इस तरह ये देखें, यूज़ केस बनाया यूज़र को रजिस्टर करने का,
आपने यूज़ केस बनाया लॉगिन का, यूज़ केस बनाया मैनेज पेशेंट का, यूज़ केस बनाया मैनेज डॉक्टर का। इसी तरह उन सब चीज़ों के सीक्वेंस डायग्राम बनेंगे। ये बात समझ आ गई है? जैसे सीक्वेंस डायग्राम रजिस्ट्रेशन के लिए, सीक्वेंस डायग्राम लॉगिन के लिए, सीक्वेंस डायग्राम मैनेज कैटेगरी के लिए, सीक्वेंस डायग्राम मैनेज पेशेंट के लिए, तो इसी तरह आप सब फीचर्स के लिए बनेंगे। इसमें क्या होता है, एक्टर और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये देखें रजिस्ट्रेशन पेज ऑब्जेक्ट है, डाटाबेस ऑब्जेक्ट है, मेन पेज ऑब्जेक्ट है और एक्टर हमारा एक। इसके अलावा इसमें लाइफ लाइन होती है, ये जो डॉटेड लाइन है, बड़ी वाली डॉटेड लाइन, ये हमें लाइफ लाइन बोलते हैं। इसमें गाइस एक्टिवेशन बार होते हैं, ये देखें ये एक्टिवेशन बार है जहाँ पे अब मेरा कर्सर है। एक्टिवेशन बार से ही मैसेज जाता है और एक्टिवेशन बार से ही मैसेज रिसीव होता है। इसके अलावा सीक्वेंस डायग्राम में इंपॉर्टेंट चीज़ आपने ध्यान में रखनी है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है कि जो सेंडर है वो मैसेज का रिस्पॉन्स का वेट करता है, एसिंक्रोनस में वो वेट नहीं करता। तो ये डिफरेंस है जो पूछे जाते हैं वाइवा में क्वेश्चन। साथ साथ जो मेरे जहन में आ रहा है मैं आपको बताई जा रहा हूँ। तो ये कैसे आपने बनानी है, एक्टर उसने इनपुट क्रीडेंशियल दी है, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड बताया रजिस्ट्रेशन पेज को। रजिस्ट्रेशन पेज आगे से डेटाबेस में गया, उसने वैलिडेट किया, तो वैलिडेट करके उसने इनपुट कर दी वापस। ठीक है, तो इस तरह देखें ये मैसेज है, ये जो जा रहा है मैसेज रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ऐड यूज़र कर सकते हैं, रीडायरेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी वही बिल्कुल जैसे हमने यूज़ केस की बात की ना, लेकिन इसमें सिर्फ मैसेज पासिंग को हमने समझना। और ये भी आपको बनी बनाई मिल सकती हैं डायग्राम्स, आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन उसी कंडीशन के साथ कि ऐसी कोई बात ना हो जो आपके प्रोजेक्ट उसको पूरी नहीं कर रहा। इसी तरह सीक्वेंस डायग्राम बन जाएगी आपके लॉगिन की। और ये बातें आपने पढ़ी हुई हैं, अब आपने इनको थोड़ा सा स्टडी करके अपने प्रोजेक्ट का यहाँ तक फ़िलहाल काम करना और आपका 80% काम हो जाएगा। बाकी का मटीरियल भी कॉपी पेस्ट होना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड कर दूँगा। सिस्टम सीक्वेंस मॉडलिंग तक गाइस आपने काम करना है। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।